हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। कल किसी कारण के वजह से ये वीडियो जो है आगे नहीं हो पाया था, तो आज इस 50-50 क्वेश्चन जो कि 2026 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर वीवीआई क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, उस सीरीज़ में उसके इस वीडियो में जो है आज हम कल जो है हम 36 तक कर लिए थे। आज हम जो है 37 से क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे का मेरा प्रश्न क्या है और इस सभी को अच्छे से हम समझते हैं। तो पहला जो यहाँ प्रश्न है, इसको एक बार हम जो कल किए थे उसको दोबारा देख लेते हैं। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापे जाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं। तो कल हम जाने थे, इसे जो है हम धनात्मक कहते हैं। इसमें जो हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न जो मेरा है वह है 37। यह हमसे कह रहा है क्या, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा, आभासी प्रतिबिंब हमें किस दर्पण से जो है प्राप्त होगा। यानी कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो यह जो हमें प्राप्त होगा यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से जो है हमें वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, यह है 38। यह हमसे कह रहा है क्या, किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाले दर्पण को जो है हम क्या कहते हैं। यानी कि बहुत सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाले दर्पण को हम किस नाम से जानेंगे। तो इस दर्पण को जो है हम अवतल दर्पण के हम नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, अवतल दर्पण के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ऑप्शन में अवतल दर्पण तो है ही नहीं, तो अवतल दर्पण को ही जो है हम अभिसारी दर्पण के नाम से ही जानते हैं। इसलिए उत्तर मेरा जो है ये अभिसारी दर्पण क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो अभिसारी दर्पण को ही हम अवतल दर्पण कहते हैं और अपसारी दर्पण को हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमें क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में जो है हमें प्रश्नों को घुमाने के लिए जो अवतल के जगह पर अभिसारी और उत्तल के जगह पर अपसारी हमें दिया जा सकता है। तो हमें एकदम तैयार रहना इस सारे चीज़ों के लिए। तो अगला प्रश्न है मेरा, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के जो नियम होते हैं ये कहाँ लागू होंगे, केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में और केवल उत्तल दर्पण। क्या ये तीनों में क्या सिर्फ अकेले लागू होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो परावर्तन का जो नियम है यह हमारे इस चारों में क्या हो जाएगा, तीनों में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो अतः जो मेरा उत्तर 4 नंबर यानी कि जो डी है ये क्या होगा, सही होगा। सभी परावर्तक सतहों के लिए ये जो नियम है वह सत्य है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों मेरा, अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणों परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरे। यानी कि मुख्य अक्ष के यदि जब समांतर किरणें जो है वो आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से एक दर्पण है। इस दर्पण में यदि मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जो आपतित होती है, प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चों, आपतित होती है, तो यह प्रकाश की किरण जो है इस प्रकार से गुजरेगा और जिस जगह से गुजरती है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोकस कहते हैं। तो आपतित किरण यानी कि आपतित प्रकाश की किरण जो हो जाएगी वह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मेरा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये जो है मेरा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो इस प्रकार से मेरा उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा, फोकस। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि 41, वह गोलियां दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो। यानी कि वैसा गोलियां दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे हम किस दर्पण के हम नाम से जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया गया है। ये जो है गोलियां दर्पण जो है इसको बाहर अंदर से रचित किया गया। जब अंदर से गोलियां दर्पण को रचित किया जाता है तो बाहर ये परावर्तक सतह जो हमें प्राप्त होता है। तो जब बाहर ही परावर्तक सतह यानी कि परावर्तक सतह यदि बाहर की ओर उभरा हुआ हो तो इस प्रकार के दर्पण को जो है हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। किस दर्पण के नाम से जानते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण के नाम से। अगला प्रश्न है मेरा 42, वह कर आवर्धन m बराबर +2 का अर्थ क्या हो जाएगा। यानी कि आवर्धन जो है वह
+2 है तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि हमें बताना है अर्थ क्या। आवर्धन यदि हमें +2 दिया गया हो तो इसका अर्थ क्या, यदि प्लस में होता है तो प्रतिबिंब जो है वह मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के जो है ऊपर बना हो, तो ऊपर का अर्थ हो गया कि प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, सीधा होगा। और उसके बाद जो है यह काल्पनिक होगा। सीधा का अर्थ ही होता है क्या, काल्पनिक। तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। और यहाँ +2 है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 2 गुना बना, इसलिए मेरा ऑप्शन जो है वो बी क्या होगा, सही होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। कितना गुना बड़ा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा और ये काल्पनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 43। यह कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यानी कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाना है। कैसा प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमें कौन बना कर देगा, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण से। कहाँ से बच्चों हो जाएगा, अवतल। उत्तल और समतल जो है यह हमें वास्तविक नहीं बल्कि हमें यह काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, ये कह रहा है कि हमसे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि समतल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो जाएगी वह हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी। उसके बाद है हजामत। हजामत बनाने में, यानी कि हजामत दर्पण में जो चेहरा है उसको हम कहाँ रखें, यानी कि इसे हमें कहाँ रखना है हजामत बनाने के टाइम पे। तो इसमें जो है जब हजामत बनाया जाता है उस समय चेहरों को जो है कहाँ हमें सी के परे, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर रखना है, सी और एफ के बीच में रखना है, या फिर पी और एफ के बीच में रखना है। तो हमें ध्यान देना होता है कि जब भी हजामत बना रहे होते हैं तो हमें जो है अपने चेहरे को जो है ना वो पी और एफ यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। और जब हम फोकस और ध्रुव के बीच अपने चेहरे को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वह मेरा बड़ा बन के आता है और हमें हजामत बनाने में क्या होती है, सुविधा होती है। हम अच्छे से अपने चेहरे को देख पाते हैं और कार्य जो है वह सही ढंग से होता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा मेरा दर्पण। दर्पण सूत्र किस पर आधारित, यानी कि दर्पण का जो सूत्र है वह किस पर आधारित होगा, वह किस पर आधारित हो जाएगा, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा, संवेग संरक्षण पर, प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर। यहाँ जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है दर्पण। तो दर्पण जो होता है वह मेरा प्रकाश के परावर्तन पर क्या होगा, आधारित होगा। तो प्रकाश के परावर्तन पर क्या होता है, दर्पण जो सूत्र है वह आधारित होता है। अगला प्रश्न है मेरा 47। वह कह रहा है क्या किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वस्तु का हमें क्या प्राप्त करना है, प्रतिबिंब। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त करना है, पर्दे पे प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हाँ यदि वह वास्तविक हो, हाँ यदि वह काल्पनिक हो, कभी नहीं बन सकता है और हमेशा बनेगा। तो क्या इस दोनों में कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा वो मेरा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हाँ यदि वस्तु जो है वह कैसा होना चाहिए, वास्तविक। वास्तविक वस्तु है, यानी कि सॉरी प्रतिबिंब जो है वह क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह जो है हमें उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 48। यह क्या हमसे कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी कि प्रकाश का जो गति होगा वो सबसे अधिक जो है वो कहाँ हो जाएगा। तो प्रकाश का जो गति होता है वह सबसे अधिक होता है शून्य में, यानी कि निर्वात में हो जाएगा। तो निर्वात जो मेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है 49। यह हमसे कह रहा है क्या बच्चों कि वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कि वाहन जो है उसके हेडलाइट में हम किसका प्रयोग करते हैं, वाहन के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का, समतल। तो हमें बताना है इस चारों में से कि इस चारों में से जो है हम किस दर्पण का जो है उपयोग करते हैं। तो वाहन का जो हेडलाइट होता है इसमें जो है हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों। किस दर्पण का उपयोग करेंगे हम, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण हम पहले बता चुके हैं कि वह इमेज को बड़ा करके दिखाता है, तो हमें सुविधा होती है किसी भी चीज को देखने में। तो आगे हमें देखते हैं अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है इस, यानी कि भौतिकी का जो महामैराथन सीरीज मेरे द्वारा शुरू किया गया है, इसमें जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कि हम पहले पार्ट में हम देख चुके हैं 30 क्वेश्चन को, दूसरे पार्ट में भी जो है हम देख चुके हैं लगभग कितना 36 क्वेश्चन को। इसमें जो है जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम कर रहे हैं, और इसके बाद जो है अगला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है, उसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो अब जल्दी आने वाला है। तो आप इस सभी यानी कि पूरे फिजिक्स का जो है
रिवीजन करने के लिए तैयार रहिए। मेरे द्वारा पूरे फिजिक्स का जो है यहाँ पर अभी रिवीजन आप सभी को करवाया जाएगा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होने का अर्थ, यानी कि दर्पण में जो है प्रतिबिंब का दूरी कैसा है, वो धनात्मक दिया है। तो हमें बताना है कि प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, क्या दर्पण के आगे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो नहीं, यदि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, धनात्मक है, तो जो प्रतिबिंब बना है ना वो दर्पण के पीछे बना होगा। कहाँ बना होगा बच्चों, दर्पण के पीछे बना होगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं मेरा आगे क्या है। तो आगे जो है आप सबों के लिए कुछ घर से होमवर्क है, यानी कि आप सबों को ये जो है यहाँ जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है इस सभी का जो है उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इस सभी प्रश्नों का क्या क्या उत्तर होगा। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस VGS क्लासेस से जुड़ के रहना है। और हमारे द्वारा जो है यहाँ पर फिजिक्स का फिजिक्स का हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तैयारी करवाया जाएगा जो कि शायद ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे एक भी छूट पाए। तो यहाँ जो है एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटने वाला। बस आपको जो है सिंसियर होके अच्छे से हमेशा इस पर कंटिन्यू रहना है और एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझना भी है और उसे याद भी करना है, ताकि आपके एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान देना है कि पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट प्रश्न है इसमें वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है। यानी कि आपको जो है इस पांचों प्रश्न का जो है उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये सीरीज आगे जारी है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। तो आप सभी अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।